कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु और कृषि महाविद्यालय हसन द्वारा आयोजित ग्रामीण कृषि कार्यानुभव शिविर में मैं कपिल जंदल आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि पशुओं में किस प्रकार के रोग होते हैं और किस प्रकार से हम उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला रोग है खुरपका या मुंहपका। यह एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो कि संपर्क, दूषित जल, वायु और चारे के माध्यम से फैलता है। वयस्क पशुओं के लिए यह रोग कभी कभी घातक हो सकता है, परंतु गायों में दूध उत्पादन व प्रजनन क्षमता तथा बैलों में भारवाहक क्षमता को स्वास्थ्य लाभ के बाद भी हानि पहुंचती है। बछड़ा व बछड़ियों में यह सामान्यतः घातक होता है। यह भेड़ व बकरी और सूअर को भी प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसका पहला लक्षण है दूध उत्पादन व कार्यक्षमता में कमी। दूसरा, बुखार, नाक से पानी जैसा श्राव और अत्यधिक लार गिरना। तीसरा, जीभ, दंत उद्धान, होंठ और मसूड़ों इत्यादि में छाले होना। चौथा, पैर के खुर के बीच में छाले होने से लंगड़ापन हो सकता है। पांचवा, चुचक में छाले होने से थनैला हो सकता है। इसका प्रबंधन किस प्रकार से करें? इसका केवल लाक्षणिक उपचार संभव है। घावों के दर्द को कम करने के लिए उन पर एमोलिएंट लगाएं और उपयुक्त सलाह के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। आर्थिक हानि से बचने के लिए अपने पशुओं को नियमित खुरपका मुंहपका का टीका लगवाएं। दूसरा रोग है थनैला या मस्टाइटिस। यह थन की सूजन का गंभीर प्रकार है जिसमें थन एवं दूध में लक्षण अच्छे से दिखते हैं। ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। मुख्यतः यह जीवाणु से होते हैं। विषाणु और कभी कभी कवक व शैवाल से भी हो सकता है। इस रोग को फैलाने वाले प्रमुख कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण है गंदा पशु या बाड़ा। दूसरा, गलत तरीके से दूध निकालना। तीसरा, थन में चोट लगना आदि। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं कि पहला है प्रकट रूप थनैला में सूजा हुआ थन और दूसरा प्रकट रूप थनैला में दूध का भौतिक अवस्था में बदलाव। इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें? रोग को फैलाने वाले प्रमुख कारक का सही तरीके से प्रबंधन करें। दूध दोहने से पहले साफ पानी से थन को साफ करना, तत्पश्चात साफ तौलिए से पोंछकर सुखाना। प्रत्येक पशु के लिए अलग तौलिया इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल पेपर तौलिया का भी विकल्प हो सकता है। बार बार गंदे तौलिए का इस्तेमाल ना करें। दूध जल्दी पूरा और स्वच्छ तरीके से निकालें। स्थिर रूप से ग्रसित थनैला वाले पशु का दूध अंत में निकालें। दोहने के तुरंत बाद टीथ डिंपिंग या स्प्रे का इस्तेमाल करें। दोहने के पश्चात 30 से 45 मिनट तक पशु को बैठने नहीं देना चाहिए। गुप्त प्रकार के थनैला के लिए निरंतर जांच व उनका उपचार करवाएं। पशुओं के बाड़े समतल एवं सूखा रखें। गाय के सूखने के 2 सप्ताह बाद और ब्याने के 2 सप्ताह पहले से टीथ डिपिंग का इस्तेमाल करें। मक्खी रोकथाम की व्यवस्था करें। इसका उपचार किस प्रकार से करें? पशु चिकित्सक से जल्दी संपर्क करें जिससे जल्दी उपचार हो और ठीक होने की संभावना बढ़े। चिकित्सा में देरी करने पर थन खराब हो सकता है और पशु की मृत्यु हो सकती है। थनैला ग्रसित जिस गाय का उपचार चल रहा हो कम से कम 4 दिनों तक उसके दूध का इस्तेमाल ना करें। जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक की भी सलाह लें। अगला है लगना बुखार। यह एक गायों की एक जीवाणु जनित बीमारी है जिसमें मांसपेशियों में हवा भरने के साथ साथ सूजन हो जाती है। भैंस इस बीमारी से बहुत कम ग्रसित होती है। इस रोग के मुख्य स्रोत दूषित चरागाह होते हैं। सामान्यतः इस रोग में 6 माह से 2 साल के स्वस्थ पशु ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: अचानक से तेज बुखार और पशु खाना और जुगाली करना छोड़ देता है। विशिष्ट रूप से गर्म और दर्दयुक्त सूजन कमर और कूल्हे में विकसित होने से लंगड़ापन आता है। कभी कभी सूजन कंधे, छाती और गले तक फैल जाती है। सूजन वाली जगह को दबाने पर गैस जमा होने के कारण चर चर की आवाज़ आती है। लक्षण उभरने के 24 से 28 घंटे के भीतर पशु मर जाता है। मृत्यु के तुरंत पहले सूजन ठंडा व दर्द रहित हो जाता है। इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें? बीमारी विशेष क्षेत्र में बरसात के शुरू होने से पूर्व 6 माह व उससे अधिक आयु के सभी पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए। बीमारी विशेष क्षेत्र में मिट्टी के ऊपरी तह को भूसा के साथ जलाने से रोग के जीवाणुओं का निराकरण करने में मदद मिलती है। शव को दबाने के समय उस पर चूना डाल देना चाहिए। उपचार: संक्रमण की शुरुआती अवस्था में उपचार प्रभावी हो सकता है, फिर भी अधिकांश मामलों में उपचार सार्थक लाभदायक नहीं होता। अगला रोग है एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग। यह एक घातक जीवाणु जनित बीमारी है जो सभी खेतिहर पशुओं को प्रभावित करती है। उच्च बुखार, श्वसन में कठिनाई, प्राकृतिक क्षेत्र से रक्त बहना और अचानक मृत्यु इस बीमारी के खास लक्षण हैं। जीवाणु से दूषित चारा व दाना के खाने से यह रोग पनपता है। इस रोग के जीवाणु भूमि में 30 साल तक जीवित रह सकते हैं।
प्रारंभिक अवस्था में इलाज किया जाए तो प्रभावी है, अन्यथा पशु की मृत्यु भी हो सकती है। मनुष्यों में संक्रमण बिना पके मांस के खाने से संक्रमित पशु के संपर्क में आने या जीवाणुओं के श्वसन से होता है। इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें? विशेष क्षेत्र में पशुओं के नियमित वार्षिक टीकाकरण से इस बीमारी को रोका जा सकता है। विशेष क्षेत्र में रोग होने के कम से कम 1 माह पहले ही टीकाकरण करवा देना चाहिए। गिल्टी रोग से मरे हुए पशु के शव को काटकर कभी भी खोलना या देखना नहीं चाहिए। इससे होने वाले सिम्टम्स जैसे कि अचानक मृत्यु का फोटो आप देख सकते हैं और इसमें नाक से रक्त भी बहता है। जो रोग है पैर का सड़ना, यह एक जीवाणु जनित संक्रमण है जिसका दुग्ध व्यवसाय में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। इसकी व्यापकता दशा, साल के मौसम, चारा चरने का समय, ग्रह प्रणाली, फर्श के प्रकार इत्यादि पर निर्भर करता है। पथरीली जमीन, नुकीले कंकड़ इत्यादि से इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसके लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पैर का जो घाव है वो सड़ चुका है और उस सड़ने एरिया पे आप सड़न देख सकते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: बुखार और भूख में कमी, दुग्ध उत्पादन में कमी, खुरों के बीच सूजन, घाव से बदबू आना, लंगड़ापन, पशु अपने पैर को दबाव से मुक्ति के लिए हवा में उठाता है। इसका रोकथाम व उपचार: चोट के स्रोत को हटा दें और पशु के पैरों को शुष्क व स्वच्छ रखें। जो पशु सक्रिय रूप से संक्रमण के जीवाणु को झाड़ते बाहर निकालते रहते हैं, उन्हें तब तक अलग रखें जब तक उसमें लंगड़ेपन के लक्षण अदृश्य न हो जाएं। पानी पीने के स्थान और प्रवेश द्वार व अन्य रास्तों पर पानी इकट्ठा न होने दें। 5% कॉपर सल्फेट और 10% जिंक सल्फेट की रोगाणुनाशक घोल को पैर डुबकी में इस्तेमाल करने से अच्छा परिणाम मिलता है। शारीरिक प्रणालीगत उपचार स्थानिक उपचार से अधिक महत्वपूर्ण है। रोग की पहचान व तुरंत प्रतिजैविक का इंजेक्शन जरूरी है। यदि 3 से 4 दिन में स्थिति में सुधार ना दिखे तो इसका अर्थ यह है संक्रमण निचले स्तर के ऊतक तक पहुंच चुका है। उपरोक्त लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नियमित पैर डुबकी का इस्तेमाल पैर की सड़न रोकने में उपयोगी है। अगला रोग है दुग्ध ज्वर या फिर हाइपोकैल्सीमिया। यह रोग रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण होता है, जो कि वास्तव में बुखार नहीं है। इस रोग की वजह से कठिन प्रसव, जेर का नहीं गिरना और गर्भाशय भ्रंश हो सकता है। प्रसव के 72 घंटे के अंदर पाया जाता है। शुरुआती चरणों में कोख एवं लॉयन के ऊपर उत्तेजना के साथ हल्के झटके, कान झुक जाते हैं एवं सिर को हिलाना लक्षण आदि पाए जाते हैं। ब्याने के 48 घंटों के दौरान पूरा दूध निकालना दुग्ध ज्वर को बढ़ावा देता है। पशु खड़ा होने में असमर्थ होता है और बाद की अवस्था में सुस्त हो जाता है, जिसमें पहले वो अपना सिर एक तरफ मोड़ लेता है और बाद में पार्श्व स्थिति से आगे की ओर खींचकर भूमि पर रख देता है। आँखों की प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है। आखिरी क्षण में तापमान सामान्य से कम होने के साथ पशु बेहोशी की हालत में चला जाता है। हाइपोकैल्सीमिया या दुग्ध ज्वर सब क्लिनिकल रूप में भी पाया जाता है, जिससे पशुओं में बुखार, गर्भाशय में सूजन और शर्करा की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि नुकसान का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसका रोकथाम व उपचार किस प्रकार से करें? गर्भावस्था के आखिरी काल में कैल्शियम की खुराक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दुग्ध ज्वर संभावित पशु में ब्याने के 12 से 24 घंटे पहले से ब्याने के 48 घंटे तक कैल्शियम की 3 से 4 खुराक 40 से 50 ग्राम प्रति खुराक देने में लक्षण में कमी आती है। ब्याने के 3 सप्ताह पहले ऋणात्मक लवण जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें, जिसके तुरंत उपचार से पशु ठीक हो सकता है। यदि कोई उपचार न किया जाए तो पशु मर भी सकता है। कुछ पशुओं में 24 से 48 घंटे के भीतर पुनः उपचार करने की आवश्यकता होती है। प्रजनन के समय पशु के मूत्र का pH 6.5 से 7 के बीच होना है। pH ज़्यादा बढ़ने पर दुग्ध ज्वर होने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद।